और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के जम्मू में रैली को संबोधित कर रहे हैं। आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, आज मैं हमारे सांसद, खड़े हो जाइए जुगल जी, जुगल जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। आप लोग एक बात स्पष्ट मान लीजिए, जुगल किशोर जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर दबाओगे उंगली तो वोट सीधा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जुगल जी को दिया हुआ एक एक वोट उनको तो तीसरी बार सांसद बनाएगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी को भी तीसरी बार सांसद बनाएगा। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब नवरात्र चल रहे हैं। सबसे पहले माता वैष्णो को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर और मां बावे वाली और रघुनाथ मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं बाबा दिलीप सिंह मन्हास अभी मेरी श्रद्धा व्यक्त कर कर आया। बाबा दिलीप सिंह मन्हास को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। मैं जम्मू कश्मीर आया हूं तब जम्मू में पैर रखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो याद कर कर कि हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे, और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त। तो जम्मू की रैली में अनुच्छेद 370 खत्म करने का जो साहसिक कदम मोदी सरकार ने उठाया, उसी को लेकर चुनावी माहौल में अपनी बात रखते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। और अब 12 से 2 पॉलिटिकल शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूं हरियाणा और दिल्ली का फाइनल ओपिनियन पोल। क्या इन दोनों राज्यों में 2019 जैसे नतीजे ही रिपीट होने वाले हैं, या फिर होने वाला है कुछ बड़ा उलटफेर? इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। दिल्ली से कुछ ही देर में अहमद बिलाल हमारे साथ होंगे, चंडीगढ़ से सचिन कुमार होंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पहले आंकड़ों के साथ, और सबसे पहले हरियाणा का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। एबीपी न्यूज के सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजे ये बता रहे हैं, हरियाणा में इस बार भी बीजेपी का दबदबा रह सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2019 के मुकाबले बीजेपी को हालांकि हरियाणा में 1 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से इस बार बीजेपी 9 और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। ये हरियाणा का बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। शुरुआत कर लेते हैं जरा पहले वोट शेयर के साथ, और वोट शेयर में जो तस्वीर उभर रही है वो आपको दिखाती हूं, किसके हिस्से में कितना वोट शेयर जाता हुआ। पहले आप ये देख रहे हैं, एनडीए जो गठबंधन है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें 53% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर 50% से क्रॉस हो रहा है किसी एक पार्टी के लिए वोट शेयर, तो फिर सीटों के लिहाज से वो कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी
क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत पीछे इंडिया के मुकाबले नजर आ रहा है, वोट शेयर के मामले में भी, और बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीर सीट के मामले में भी यहां पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए जो है वो 9 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही हरियाणा में आ सकती है। तो कमोबेश 2019 वाली तस्वीर इस बार 2024 में भी हरियाणा में देखने के लिए मिल सकती है। हरियाणा में 9 सीट एनडीए को, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा की 10 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है और अब सीट दर सीट आपको पूरी तस्वीर दिखा देती हूं। जो अलग अलग सीटें हैं हरियाणा की, वो किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मामला जो है हरियाणा की 10 सीटों का, अंबाला एनडीए, फरीदाबाद एनडीए, हिसार जो है ये क्लोज है मामला, फिलहाल एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। सिरसा जो है ये क्लोज है मामला, अभी एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत एनडीए के खाते में, सिर्फ एक रोहतक वाली सीट, मतलब हुड्डा परिवार के दबदबे वाली सीट, यहां पर इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि पेच जो है वो इन 2 सीटों पर भी, हिसार पर भी और सिरसा पर अगर फंसता है तो अभी तो ये 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। अगर यहां पर मामला 3% का इधर से उधर होता है तो फिर ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ये बड़ी तस्वीर जो हरियाणा से उभरकर सामने आ रही है। हरियाणा के ओपिनियन पोल में एनडीए को 9 सीटें दिख रही हैं जाते हुए, लेकिन हरियाणा में 2 सीटें एनडीए की फंसी हुई हैं। हिसार और सिरसा बहुत करीबी यहां पर फाइट है। मतलब ये हुआ इन दोनों सीटों पर नतीजे किसी भी तरफ झुक सकते हैं और अगर बाजी पलटती है तो जाहिर सी बात है मामला हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 7-3 का रह सकता है। 7 एनडीए और 3 इंडिया गठबंधन। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं हरियाणा को लेकर यहां पर तस्वीर इस हद तक बदल सकती है, क्योंकि हिसार हो, सिरसा हो, वहां पर तो बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही है कि बात 7-3 तक भी पहुंच सकती है। सचिन, किस तरीके से आर पार की लड़ाई हिसार और सिरसा में देखी जा रही है, जरा बताइए विस्तार से दर्शकों को। जी रोमाना, देखिए हिसार और सिरसा में पहले ही कांग्रेस जो है वो नेक एंड नेक कंटेस्ट जो है वो मान के चल रही है, पर सेटबैक जो है अगर ये ओपिनियन पोल जो है इसको कंसीडर करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा है। खासकर एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार जो है उसके खिलाफ, उसको देखते हुए जो हरियाणा में लीडरशिप चेंज हुआ है, जो कांग्रेस कह रही है कि लीडरशिप चेंज इसलिए करना पड़ा बीजेपी को क्योंकि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत स्ट्रांग है, पर उसके बावजूद बीजेपी जो है ओपिनियन पोल में 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि मई में जो है सेकंड लास्ट फेज में इलेक्शन जो है हरियाणा में होने हैं, तो कांग्रेस के पास वक्त है इस चीज़ को सुधारने का। पर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है हरियाणा की कास्ट अर्थमेटिक जो है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हरियाणा में जो है जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूटा है, वो भी एक बड़ा कैलकुलेटिव मूव जो है बताया जा रहा है बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है उसको जो है डिवाइड करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि वो जो है एन ब्लॉक जो है वो कांग्रेस की तरफ ना जाए। तो ये कोशिश है। ये जो आपने 2 बातें कही है ना, मुझे लगता है इसी पर आगे चर्चा हमें बढ़ानी चाहिए। ये जो एन लोकसभा चुनाव से पहले, वैसे इसी साल अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जिस तरीके की अपनी जो रणनीति है बीजेपी ने उसको तब्दील किया। एक तो जेजेपी जिसके साथ मिलकर करीब 4.5 साल तक सरकार चलाई, उस जेजेपी के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए, और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। ये उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट नजर आ रहा है। विजय जी, पहले आप आ जाइए कि यहां पर 10 सीटों में से आज की स्थिति में बीजेपी 9 और इंडिया गठबंधन 1। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफ़ी मजबूत अब हो गया है। पहले हरियाणा जो है बीजेपी की स्टेट नहीं मानी जाती थी, वो कांग्रेस की स्टेट थी या फिर आईएनएलडी उस तरह से वहाँ पर दिखती थी, लेकिन पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मजबूत काम किया और उसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि 10 सीटों पर काम हुआ। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर साहब के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर, और इसीलिए सरकार के बदलने में, मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला हाईकमान ने किया और नायब सिंह को वहाँ पर बनाया, ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाया। ओबीसी वोट भी वहाँ पर
बहुत ज़्यादा है, जिसका असर वहाँ पर दिखाई दे सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। जिन 3 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, रोहतक सीट तो हुड्डा साहब की सीट मानी जाती रही है। पिछली बार भी दीपेंद्र हुड्डा 6-7 हज़ार वोटों से वहाँ पर हारे थे, तो वो मजबूत मुकाबला वहाँ पर था। सिरसा में जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिटिंग एमपी थी उनको बदल दिया, अशोक तंवर को वहां पर मौका दे दिया। सुनीता दुग्गल को जो थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की थी, उनके खिलाफ भी वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी। और अशोक तंवर जिनको हराया था सुनीता दुग्गल ने, उनको ही वहाँ पर उन्होंने पार्टी में आने के बाद ले लिया। जो आपकी हिसार सीट है वो भी बीजेपी की मजबूत सीट थी, लेकिन वहाँ विजेंद्र सिंह जो वो कांग्रेस में चले गए। तो इसलिए तीनों सीटों पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो एक वोट डिफरेंस है इंडिया गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में, उससे एक बड़ी उनके पास मजबूती दिखाई देती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला का जो असर है आपको हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें दिखाई देगा। शुक्ला जी, कुल मिलाकर क्योंकि वोट शेयर के अंदर फासला इतना ज्यादा है कि वो कुशन नजर आता है और इसी वजह से पलड़ा यहाँ पर एनडीए का, बीजेपी का हरियाणा में दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी रणनीति लेके चलती है और खासकर हरियाणा में देखिए उन्होंने पहला एक मूवमेंट ये किया कि गैर जाट, जो भजनलाल जी का एक जो फार्मूला था उसी फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। दूसरा उसका फार्मूला था कि आपके पास जीत का वोट हो और हम अपना वोट आपको दे देंगे। वो पार्टी किस पार्टी से आप आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं था। उसी के चलते बीरेन्द्र सिंह जी को पहले राज्यसभा दिया गया और फिर उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया गया। उनके बीरेन्द्र सिंह जो कांग्रेस से जीते 2019 का चुनाव, उनकी और विपक्ष के बीच में 26% वोट का फासला था। बीजेपी से जीते जीते तो ये फासला हिसार सीट पे 6 लाख से ज्यादा वोट उनको। हाँ, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नवीन जिंदल को उतारी है, अशोक तंवर को उतारी, ये तमाम जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जो 9 सीटों का आप दिखा रहे हैं, रोहतक सीट फंसी हुई है, ठीक है, लेकिन सर्वे में वो क्लियर कट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। मतलब वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो हुड्डा परिवार है उसका दबदबा चल जाएगा इस बार। पिछली बार भी 6000 से ही हारे दीपेंद्र। दबदबा चल जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा ना कि वहां जाट बनाम वाली स्थितियां क्या बनती हैं। यदि बाकी सीटों की तरह वहां भी गैर जाट वोट एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो मुझे लगता है कि हुड्डा जी का खाता कठिन हो जाएगा खुलना और फिर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती हैं। बिल्कुल, तो मतलब 2019-2024 में हरियाणा में रिपीट भी हो सकता है। ये बड़ी तस्वीर हरियाणा की सियासत से उभरकर सामने आ रही है। था और वो उनकी जगह शालू जिंदल जो उनकी पत्नी है उनको टिकट देने का लग रहा था, क्योंकि था कि जो दागी उनको एक उम्मीदवार के तौर पर ये चर्चा ना हो, लेकिन फाइनली फिर नवीन जिंदल को पार्टी ने टिकट दिया। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रही हूं। कांग्रेस के खेमे से ये खबर आ रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से दिया गया है बड़ा संकेत। यूपी की वो 2 सीटें, एक अमेठी दूसरी रायबरेली, जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, उन्हीं को लेकर कांग्रेस ने बड़े संकेत दिए। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन ही उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और पहली बार चुनावी राजनीति में रायबरेली सीट से कदम आगे बढ़ा सकती हैं प्रियंका गांधी। ये संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में और सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वर्कर हो, नेता हो, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, और पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। मेरा जवाब है, 15 मार्च को ये सवाल राहुल जी से पूछा गया था ठाणे में पत्रकार सम्मेलन में। देखिए, राहुल जी सवाल लेते हैं पत्रकार सम्मेलन में, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं। राहुल जी बार बार पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हैं और निजी सवाल का जवाब देते हैं सीधे तौर से, हमारे प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है। पर उसको छोड़िए, उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेठी से लड़ेंगे, उनका जवाब था मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, अगर सीईसी तय करेगा मैं लड़ूंगा। तो मैं इसी जवाब को दोहराऊंगा। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपकी निजी राय अगर पूछूं, अगर आप मेरी निजी राय पूछ रहे हैं, रणनीतिकार है पार्टी के, संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। न केवल संगठन, मैं रायबरेली में था, मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं कई लोगों से मैंने बात की, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, व्यापारियों से, किसानों से, खेत मजदूरों से।
2 दिन था, मैं बात की तो सभी लोगों का कहना था 2019 में अमेठी में हमसे भूल हो गई, इस बारी राहुल भैया को हम वापस जिताएंगे। तो मैंने राहुल जी को कहा भी, तो अभी राहुल जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे, वो उनका निर्णय है। सीईसी में बहस होगी और निर्णय सही वक्त पर घोषणा की जाएगी। निजी तौर पर पे अगर आपका सवाल है कि हम चाहते हैं वो लड़े, उसका जवाब मैं ईमानदारी से कहूंगा कि हम लोग चाहते हैं। ये हित में होगा पार्टी के हम कि वो लड़े? हम लोग चाहते हैं, हम ईमानदारी से मैं कहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और न केवल मेरी राय है, ये पार्टी की राय है, संगठन की राय है, जनता की राय है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, मुझे लगता है 24 चुनाव और कांग्रेस के खेमे से इस वक्त वोटिंग से पहले ये सबसे बड़ी खबर आप ही निकलवा कर लेकर आए हैं जयराम रमेश से, जिनकी तरफ से शायद इससे साफ शब्दों में और नहीं कहा जा सकता था। संगठन चाहता है, कार्यकर्ता चाहते हैं, आम लोग अमेठी और रायबरेली के चाहते हैं, मतलब अब सिर्फ सीईसी की औपचारिक मोहर लगने का इंतजार है, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद जिस बात का जिक्र जयराम रमेश कर रहे थे कि कह चुके हैं वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो सीईसी फैसला लेगा वो उसका पालन करेंगे। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, ये बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबकी नजरें अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकी हुई हैं। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की सियासत में अमेठी और रायबरेली जो सीट है वो गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। तब भी जबकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने, जो कि न सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रणनीतिकार हैं पार्टी के और काफी करीबी नेता माने जाते हैं गांधी परिवार के, उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़ें। और जब मैंने उनसे पूछा, आखिरी में वो हिस्सा बाइट का हम नहीं चला पाए, लेकिन सबसे आखिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उम्मीद है, तो उन्होंने दो टूक कहा कि हाँ उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए सीईसी की मुहर और फिर औपचारिक ऐलान का इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन जयराम रमेश के संकेतों से साफ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव एक बार फिर लड़ने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में वो उतरने जा रही हैं। और रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट थी, इस बार वो नहीं लड़ रही हैं क्योंकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं राजस्थान से। उस सीट से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सीईसी की तरफ से क्या इसी बात पर मोहर लगेगी जिसका कहीं ना कहीं संकेत जयराम रमेश की तरफ से दे दिया गया है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र से खास बातचीत में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर भी प्रचार कर सकती हैं। गुजरात जाकर भी सुनीता केजरीवाल प्रचार कर सकती हैं। आज शाम जारी होगी आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट और ऐसे में स्टार प्रचारकों में सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनका नाम भी शामिल होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं, इस चुनाव के मौसम में सलाखों के पीछे हैं। कोशिश उनके वकीलों की तरफ से बहुत की गई चुनावी माहौल की ही दलील देकर कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सके, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अपने जो बाकी उम्मीदवार रह गए थे, जिनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था, वो लिस्ट जारी कर दी है। फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। गुरदासपुर से अमन शेर सिंह को, लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को, जलंधर से पवन कुमार टीनू को उम्मीदवार बनाया गया है। पवन कुमार टीनू 2 दिन पहले ही अकाली दल से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान मुकम्मल कर दिया है और अब बात ओपिनियन पोल के आंकड़ों की। मैं दिल्ली का रुख करने जा रही हूं। दिल्ली 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और इस बार क्या हो सकता है, दिल्ली में एनडीए का वोट शेयर 58% पर पहुंच सकता है। पिछली बार भी एनडीए मतलब बीजेपी दिल्ली में वोट शेयर जो है वो 55% से ज्यादा रहा था और इस बार भी और कंसोलिडेट होता हुआ 58%
पर पहुंच सकता है बीजेपी का वोट शेयर। और सामने इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है, लेकिन इसका कोई फायदा सीटों के लिहाज से यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2014, 2019 की तरह दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। यह सबसे बड़ा अनुमान 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एबीपी न्यूज वोटर के ओपिनियन पोल में सामने आया। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट, हाई प्रोफाइल सीट, जहां से यादव परिवार की बहू डिंपल यादव एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। डिंपल यादव ने आज नामांकन किया है। अखिलेश यादव और चाचा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव दोनों साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से डिंपल यादव नामांकन करने के लिए जब पहुंची थी तो पूरा यादव परिवार एक तरीके से पूरे कुनबे के साथ वो पहुंची, पति उनके साथ में, और शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। तो एकजुटता का संदेश भी परिवार की तरफ से दिया गया इस मौजूदगी को दर्ज कराकर। मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ रहा। खुद मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी से 1996 में जीते थे और फिर कई बार यहां से वो सांसद बनते रहे। 2019 में भी मुलायम सिंह यादव इसी मैनपुरी सीट से जीते थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव में बहू डिंपल यादव ने ससुर की विरासत संभाली मैनपुरी सीट से और अब एक बार फिर 24 चुनाव में डिंपल यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, ये नामांकन के समय शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव सबकी मौजूदगी, मतलब पूरी तरीके से एकजुट परिवार 24 चुनाव के लिए है तैयार। संजय त्रिपाठी, बिल्कुल यही एकजुटता जो है मैनपुरी से समाजवादी पार्टी को हमेशा जिताती रही है। परंपरागत सीट रही है। आप देखिए उपचुनाव भी डिंपल यादव जीती थी, उसके पहले जो आम चुनाव हुआ था उसमें मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। अब दोबारा फिर से डिंपल यादव यहां अपना नामांकन कराने मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं जो सामने गाड़ियां खड़ी हैं उनमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा यादव परिवार जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। सभी लोग इस वक्त नामांकन की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके ठीक बाद में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी संख्या में रोमाना हम लोग सैफई से चले थे और मैनपुरी कलेक्ट्रेट तक आए। हमने देखा तमाम जो समर्थक हैं पूरे रास्ते अखिलेश यादव और पूरे यादव कुनबे का स्वागत होता रहा। और उसके बाद में अभी भी जब नामांकन पूरा होगा तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद उनके जो समर्थक गेट के बाहर खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह को तस्वीरें उधर की ओर दिखाते रहे, जो उनके समर्थक हैं बाहर डटे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग जो यादव परिवार के समर्थक हैं, उनके बूते यादव परिवार हमेशा से इस सीट पर जीतता रहा है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि फिर से मैनपुरी की सीट डिंपल यादव जीतेंगी, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। ये अलग बात है कि आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला है और उन्होंने भी यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि समीकरण बिगाड़ सकता है अखिलेश यादव से। हमने ये सवाल भी पूछा था लेकिन वो बिल्कुल भी निश्चिंत दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा दावा है मैनपुरी पर, डिंपल यादव चुनाव जीतेंगे। तो बहरहाल नामांकन की कार्रवाई अभी चल रही है, हम पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे। सुनील जी, कितनी देर तक ये नामांकन कार्रवाई चलेगी? नामांकन की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की है। अब अंदर गए हुए हैं, कार्रवाई उनकी चल रही है। जैसे समाप्त होगा बाद फिर बाहर निकल आएंगे। तो उसके बाद सीधे ये लोग बाहर निकल जाएंगे? उसके बाद शायद यहाँ पर मीडिया कर्मी सब हैं, उनके शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कितने लोग अभी भीतर मौजूद हैं? वहाँ पर 1-5 के हैं। ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा। कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा।